दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और सबसे पहले हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद में शुरुआत करते हैं अपने वेदांता लिमिटेड के इस वीडियो के बारे में। यहां मैं बात करने वाला हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक और इस स्टॉक के ऊपर डीमर्जर के पोस्टपोन होने का क्या इंपैक्ट पड़ता दिखाई पड़ सकता है उसकी चर्चा के माध्यम से। देखिए ये वीडियो किसी प्रकार की आपके साथ में डेटा के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई बड़ी खबर नहीं है जिसको मैं चर्चा में ला रहा हूं। एक ओपिनियन, एक अंडरस्टैंडिंग जो मेरी है इस स्टॉक के ऊपर, और जो मार्केट में इस स्टॉक के डीमर्जर को लेकर के उत्साह आया था, अब उसके पोस्टपोन होने के बाद में क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, इन सब की चर्चा आपके साथ में यहां पे ओपन फोरम के माध्यम से करना चाहूंगा। यहां पे आप भी अपनी ओपिनियन, अपना फीडबैक या कोई अपडेट है उसको शेयर करना चाहें तो बिल्कुल हमारे साथ में कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह इस डिस्क्लेमर से ही करूंगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। अब आपके साथ में बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में और इस स्टॉक के डीमर्जर की कहानी के बारे में। आपके साथ में थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा और यहां पे जल्दी से बात करना चाहूंगा अपने इस स्ट्रेटजी वीडियो के बारे में, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ में लगातार पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूं। आप लोग का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी हमको देखने को मिल रहा है। लगातार मैं आपके साथ में इस चीज की चर्चा कर रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूं ये स्टॉक मार्केट से बिलोंग नहीं करती है। ये हमारी नॉर्मल सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार से अपने पैसों को सेव करें अपने घर में, या फिर किसी प्रकार की जो इंडिया के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे हम मैक्सिमम रिटर्न्स की तरफ जाते दिखाई पड़ पाए और मिनिमम रिस्क हमको देखने को मिले और फास्टेड यहां पे हम चीजों को फास्ट मोड में काम करते हुए देख पाए। तो कुछ यहां पे टिप्स हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है फंड मैनेजमेंट की, कुछ यहां पे मैं कहूंगा मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है उन सबको मैंने आपके साथ में यहां पे शेयर करने का प्रयास किया है इस सेशन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, या जो भी आप इसको मानना चाहें उसके द्वारा। तो मुझे लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आप नहीं करते हैं, लेकिन पैसा बचाना, पैसा बढ़ाना हम सब की कहीं ना कहीं एक कोशिश होती है। उसके माध्यम से उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए यह वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए एक बड़ा की फैक्टर का काम करता दिखाई पड़ सकता है, जो आपके पास में जरूर से जरूर होनी चाहिए। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो को आप कैसे देख सकते हैं इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जानने के लिए 9451271160 पर। इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा हाय हेलो जो भी आप मैसेज टाइप करें उसको टाइप कर दीजिए। उसके बाद में हमसे जो भी क्वेश्चन है उसको रेज कर दीजिए, कॉन्वर्सेशन आपका हो जाएगा और आपको यहां पे डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फिलहाल मैं आपके साथ में वापस से बात करना चाहूंगा वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो देखिए इस स्टॉक के अंदर अगर थोड़ा सा हम लोग चीजों को पास लेकर चलें, सबसे पहले लेटेस्ट खबर बता देता हूं। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद में वेदांता लिमिटेड की तरफ से इस डिटेल को शेयर किया गया कि कंपनी अपने डीमर्जर को पोस्टपोन कर रही है। उसको पोस्टपोन करने से पहले जो 31 मार्च यानी कि ये आज ही की तारीख है, ये कंपनी के डीमर्जर की एक डेट थी जो लास्ट ईयर यहां पे डिसाइड की गई थी, लेकिन फिलहाल उस डेट को अब पोस्टपोन किया गया है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए और 30 सितंबर यानी 30 सितंबर 2025 की डेट अब यहां पे फाइनलाइज हुई है। वो डेट वही रहेगी या उससे भी आगे जा सकती है तो समय बताएगा, लेकिन अभी के लिए 6 महीने के लिए ये डीमर्जर हमको पोस्टपोन होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब इस डीमर्जर के पोस्टपोन होने का इंपैक्ट इस स्टॉक पर किस प्रकार से पड़ सकता है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग को बैकग्राउंड में भी चलना पड़ेगा। जल्दी से अगर शॉर्ट में स्टोरी के बारे में बात करूं तो वेदांता लिमिटेड या वेदांता ग्रुप जो है, इनकी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज हैवी डेट के कंसर्न से जूझती हुई दिखाई पड़ रही है। 2018 के बाद में कंपनी के ऊपर दिक्कतें और बढ़ गई और 2020 में कोरोना काल के बाद में, लॉकडाउन के बाद में कंपनी बहुत बुरी स्थिति में आती दिखाई पड़ी थी और एक समय कंपनी अपने आप को मार्केट से डीलिस्ट कराने को भी तैयार दिखाई पड़ रही थी। खैर डीलिस्टिंग फेल हुई। कंपनी जो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जो लोन्स लिए थे उनको चुकाना कंपनी के लिए भारी पड़ता दिखाई पड़ा और यही वो दिक्कतें बनी कि आने वाले समय में ऐसा प्रतीत हुआ था कि कंपनी हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक डिफॉल्टर बनकर के मार्केट में आ सकती है। तो इन संभावनाओं के बीच में कंपनी काफी स्ट्रगल करती दिखाई पड़ी। कंपनी के भाव में हमको काफी परिवर्तन देखने को मिला। 2020 में स्टॉक का प्राइस हमको 67 रुपीज के आसपास ज्यादा दिखाई पड़ा, जो बढ़कर के 2021 में 441 रुपए पहुंचा। वहां से वापस गिर करके स्टॉक 208 रुपए के लेवल पे पहुंचा और वहां से वापस चढ़ करके स्टॉक ने 526 रुपए के हाई बनाए और फिर स्टॉक अभी हमको मार्केट में स्ट्रगल करता दिखाई पड़ा है लगभग 380 से लेकर के 470 रुपए के प्राइस की एक रेंज में।
तो ये पूरी की पूरी कहानी जो भी हमको देखने को मिली है ये यूं ही नहीं आई है, खबरों के आधार, डेटा के आधार पे आती दिखाई पड़ी। 2023 में स्टॉक ने काफी ज्यादा मार्केट के अंदर स्ट्रगल करी थी और यही वो समय था जब ऐसा प्रतीत हुआ था कि ये कंपनी मार्केट के अंदर अपने आप को एक डिफॉल्टर भी डिक्लेयर कर सकती है, यानी कि जो इनके जो डेट्स हैं उनको पे करने में कंपनी को कुछ कंसर्न आ सकते हैं। ऐसे ही में सितंबर 2023 में कंपनी अपने डीमर्जर के प्लान को मार्केट में लेकर के आई। डीमर्जर को लाने का कंपनी के पास में दो बड़ा रीजन थे। पहली बात ये थी कि यहां से वैल्यू अनलॉक होती दिखाई पड़ेगी, इस वैल्यू अनलॉकिंग से हमको यानी कि रिटेलर्स को भी काफी फायदा हो सकता है और साथ ही साथ कंपनी को भी बड़ा फायदा होता दिखाई पड़ता। इस बड़े फायदे का उपयोग ना सिर्फ कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए करती, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो यहां पे कंपनी के पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे कंपनी कुछ फंड्स मार्केट से उठा सकती थी और रेज कर सकती थी और जिससे द्वारा जो कंपनी के जो डेट्स थी उनको कंपनी कहीं ना कहीं पे करने का प्रयास कर सकती थी और ये चीजें इसी प्रकार से मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट होती भी दिखाई पड़ी। तो सितंबर 2023 में जब कंपनी अपने डीमर्जर के प्लान को लेकर के आई, कंपनी की तरफ से इस चीज को बोला गया कि आने वाले 15 महीनों के अंदर ये कंपनी अपने आप को मार्केट में डीमर्ज कर देगी, यानी कि कंपनी अपने बिजनेसेस को सेग्रीगेट करके ले आएगी। 6 कंपनीज वहां से आने वाले समय के लिए डिवाइड होने को तैयार थी। उसके बाद में कंपनी ने मार्केट के अंदर जो भी अपने क्रेडिटर्स थे उन सबसे चर्चाएं करी, वो सब इस बात के लिए तैयार थे। दूसरी बात, कंपनी ने मार्केट में अन्य लैंडर्स जिनमें बैंक्स भी शामिल थे, कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ बड़ी एनबीएफसीज भी थी, कुछ बड़े लैंडर्स भी थे जिन सबसे चर्चाएं और लगभग 90% से ज्यादा इनको न्यू फ्रेश अमाउंट मार्केट के अंदर मिलता दिखाई पड़ा, क्योंकि डीमर्जर मार्केट के अंदर हैवी एक्सपेक्टेशंस इस स्टॉक से लेकर के आकर के खड़ा हो गया था। खैर, इसके बाद में कंपनी के प्राइस के अंदर वापस से परिवर्तन आया। 208 रुपए के गिरे हुए प्राइस पे स्टॉक में जहां 200 रुपए के नीचे जाने की संभावनाएं थी, यह स्टॉक वहां से 500 रुपए की ऊपर की रेंज में जाता दिखाई पड़ा। सिर्फ और सिर्फ 2024 में इस स्टॉक ने 4 बार 500 रुपए के लगभग लेवल को ब्रेक करने का ब्रेक भी किया और उनके ऊपर भी गया। वो अलग बात है कि मार्केट में नंबर सस्टेन नहीं हो पाए, जिनके पीछे मल्टीपल रीजंस थे और उनमें स्टॉक का कोई भी फॉल्ट निकल करके नहीं आया था। तो सब कुछ सही स्मूथ चलता दिखाई पड़ रहा था। 2023 में जो 15 महीने का यहां पे कंपनी ने टाइम दिया था डीमर्जर का, उसको कंपनी के द्वारा खैर पिछले ही साल कहीं ना कहीं वापस से डिले करने के लिए बोला गया और बोला गया कि कंपनी आने वाले समय में मार्च 2025 तक अपने आप को डीमर्ज करेगी, क्योंकि एनसीएलटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स अभी तक आते हुए दिखाई नहीं पड़े थे। उसके बाद में एनसीएलटी की तरफ से भी लगभग सारे अप्रूवल्स कंपनी को मिल गया और ये संभावनाएं पूरी तरीके से मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट हो रही थी कि कंपनी को जो भी अपने क्रेडिटर्स के साथ में, चाहे वो सिक्योर्ड हो नॉन सिक्योर्ड हो, सबकी बोर्ड मीटिंग के बाद में कंपनी अपने डीमर्जर को मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकती है। रीजन यहां पर यह भी था कि जितने भी क्रेडिटर्स उनमें 99% से ज्यादा क्रेडिटर्स इस बात को लेकर के ओके थे कि कंपनी जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को डीमर्ज कर दे। तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू अनलॉकिंग का स्टॉक इंतजार इस स्टॉक के अंदर हम सब करते दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे समय में इसी महीने यानी मैं कहूंगा इसी हफ्ते में 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को या फ्राइडे को आप मान लीजिए, कहने को कंपनी ने अपने डीमर्जर के जो पोस्टपोन होने की डेट के बारे में बताया और इसके लिए बताया कि एनसीएलटी से कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स कंपनी को अभी तक नहीं मिले हैं और उन अप्रूवल्स के बगैर कंपनी डीमर्ज नहीं हो सकती और इसीलिए इस डीमर्जर को आने वाले 6 मंथ के लिए यहां पे और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। अब डीमर्जर जो एग्जैक्टली 2024 दिसंबर में होना था वो सितंबर 2025 तक पहुंचता दिखाई पड़ेगा, यानी कि देखा जाए तो 12 और 9 यानी कि आपके 21 महीने का डिले, पौने 2 साल का समय कंपनी के द्वारा अपने डीमर्जर के लिए निकाला गया और यह भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि कंपनी का डीमर्जर इस डेट पे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि डीमर्जर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहां पे मोटे मोटे तौर पर अगर पहला जो इंपैक्ट मार्केट में निकल के आता है वो यही कहता है कि इसका एक भारी नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिन क्रेडिटर्स ने, खासतौर से मैं बात करूंगा यहां पर रिटेलर्स जिसमें मैं आप शामिल होते हैं, हम लोग एक्सपेक्टेशन के साथ में किसी स्टॉक पे पैसा लगाते हैं, टाइम पीरियड के हिसाब से पैसा लगाते हैं कि कंपनी ने अगर 1 साल में अपने आप को बोला कि वैल्यू अनलॉक होगी तो मैं 1.5 से 2 साल का समय लेकर चल सकता हूं, वहां से मुझे बड़े ब्लास्ट मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले 1-1.5-2 साल के अंदर अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखेंगे कि हम एक लिमिटेड पैसे के साथ में मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उन उम्मीदों से ज्यादातर रिटेलर्स, जिसमें खासतौर से मेरे जैसे लोग शामिल हैं, पैसे लगाते हैं और ऐसे समय में अगर कंपनी बार बार अपने डीमर्जर के प्लान को पोस्टपोन करेगी तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वहां पर लूज होना शुरू हो जाता है और यह भी संशय मन में आना शुरू हो जाता है कि क्या इस कंपनी का डीमर्जर होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी के आधार पर बात करी जाए तो वेदांता का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा टॉप लिस्ट में नहीं आता है। इसके अलावा इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना सिर्फ रिटेलर्स की तरफ से बल्कि मार्केट के बड़े लेंडर्स की तरफ से पड़ता दिखाई पड़ता है। फिर जो ऐसे क्रेडिटर्स जो फ्रेश क्रेडिटर के रूप में कंपनी के साथ में जुड़ते दिखाई पड़े, जिन्होंने कंपनी को डीमर्जर की एक्सपेक्टेशन के साथ साथ अपने लोन्स यहां पे
दिए हैं जिनसे कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड तो करेगी ही करेगी, अपने वैल्यू को अनलॉक भी करती दिखाई पड़ेगी और यहां पे बड़ी चीजें क्रिएट होती दिखाई पड़ सकती हैं। तो एक निगेटिव इंप्रेशन डेफिनेटली पड़ता दिखाई पड़ा, इस दाल में तड़के का काम करते दिखाई पड़े। कंपनी के जो अर्लियर 6 कंपनी के अंदर जो अपने सेग्रीगेट बिजनेस होने वाले थे वो अब आपको आने वाले समय में 4 से 5 कंपनी में डिवाइड होते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी के कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें खुद कंपनी के क्रेडिटर्स का मानना है कि अभी उनके पास में वो पोटेंशियल्स नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इंडिविजुअल बेसिस पे अपने बिजनेस को रन कर पाए। और ऐसी स्थितियों को देखते हुए यहां पे दिक्कतें और बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं कंपनी को जो अपने डीमर्जर का जो पहला प्रपोज्ड प्लान था उसके अंदर कुछ फेरबदल भी करने पड़े। ये कहीं ना कहीं कंपनी के मैनेजमेंट की परख के ऊपर या फिर कुछ मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कंपनी के ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर एक सवाल जरूर खड़ा करता दिखाई पड़ता है। और नेगेटिव समय में, खासतौर से जब कंपनी की कोई भी चीज खराब चल रही होती है, उस समय में ऐसी खबरें और भी तेजी से उछल करके सामने आ सकती हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे सामने निकल करके आई हैं। अब जाहिर सी बात है, कंपनी ने जो मार्केट के नए लैंडर से अपने पैसे लिए हैं वो अपने बिजनेस को अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर करके उनको पे करने के लिए लिए हैं। और ऐसे समय में अगर कंपनी अपने किसी भी प्लान के अंदर जो इनको एग्जीक्यूट करने थे कोई फेरबदल करती है, तो जो क्रेडिटर्स आए हैं नए वाले, जो क्रेडिटर्स इनके पुराने बैठे हुए, उन सब का कॉन्फिडेंस भी स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं लूज होना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस चीज को देखने की कोशिश करूं कि डीमर्जर का पोस्टपोन होना, तो वो हर लिहाज से अगर आप देखने की कोशिश करें पहली नजर में तो वो नेगेटिव ही दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है कि इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट के अंदर इस स्टॉक में पड़ने की संभावनाएं जरूर नजर आती है। अब हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो दूसरे पहलू को भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कंपनी के डीमर्जर का पोस्टपोन होने का रीजन जो कंपनी के द्वारा यहां पर डिस्कस किया गया है वो यही है कि एनसीएलटी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स कंपनी को नहीं मिलते दिखाई पड़े हैं। हालांकि अभी चर्चा के बारे में बात की जाए तो फरवरी के 18 तारीख को जब कंपनी की एक क्रेडिटर साथ में मीटिंग थी, उसके बाद में कंपनी की तरफ से लगभग ये कहा गया था कि कंपनी डीमर्जर की फाइनल स्थिति में पहुंच चुकी है, कुछ एक चीजें रह गई हैं। अब अगर एनसीएलटी ने अप्रूवल नहीं दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रह गई होंगी जिनकी इंक्वायरी होना या जिनके ऊपर जो भी डिटेलिंग करनी है वो करने को रह गई होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पॉजिटिव साइड ऑफ द डीमर्जर के पोस्टपोन पे देखी जाए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आप मार्केट को समझने की कोशिश करें तो 26,000 के हाई पे पहुंचने के बाद में इस समय 23,000 के प्राइस पे स्ट्रगल कर रही है। ग्लोबल सिचुएशंस बेहद खराब है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय किसी भी समय कोई भी झटका किसी भी देश को देते दिखाई पड़ सकते हैं और ऐसी स्थितियों में जहां पे कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के बीच में झगड़ा बढ़ने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं, रशिया यूक्रेन पता नहीं कौन से मोड में चलते दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब ग्लोबल सिचुएशन इकोनॉमिक बेसिस पे भी बहुत खराब चल रही है और मैं कह सकता हूं कि बॉर्डर बेसिस पे भी बहुत खराब चल रही है। चाइना की खुद अपनी स्ट्रगल चलती देखने को मिल रही है। तो ऐसे समय में जाहिर सी बात है कि ग्लोबल मार्केट की सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब देखने को मिल रही है। इन स्थितियों में अगर कंपनी अपना डीमर्जर लेकर के आती है तो कंपनी को वैल्यू अनलॉकिंग का वो बेनिफिट मिलता दिखाई पड़े जिसकी एक्सपेक्टेशंस के साथ में कंपनी 2023 के एंड में या 2024 के सितंबर तक काम कर रही थी, वो थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। तो अगर थोड़ा सा व्यू को और हम लोग लॉन्गर विजन के साथ में देखने की कोशिश करें तो यहां पे जो चीजें समझ में आती हैं कि कंपनी का डीमर्जर पोस्टपोन होना इस समय कहीं ना कहीं बेहतर भी हो सकता है। और हो सकता है कि जब मार्केट अपने स्मूथ रन पे काम करती दिखाई पड़े, ऐसे समय में अगर कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्ज करती है तो यहां पे वैल्यू अनलॉकिंग का एक बड़ा बेनिफिट मिलता दिखाई पड़ सकता है जो एक ब्लास्ट के रूप में काम कर सकता है। हालांकि यह भी एक संभावना है, एक एक्सपेक्टेशन है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही कंपनी ने सोचा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कोई कंपनी किसी प्रकार के बिजनेस प्लान को लेकर के आती है तो मार्केट के अंदर सभी एस्पेक्ट्स को देख करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करती है। तो शायद जो उम्मीदों, जिन एक्सपेक्टेशन के साथ में कंपनी अपने डीमर्जर को लेकर के आ रही थी कि जो डीमर्जर कंपनी को दिसंबर 2024 में करना था, वहां पे भी एफआईज लगातार सेलिंग में लगे हुए थे। मार्च 31 अगर हम बात करें आज की तारीख की 2025 में भी, तो अभी भी यहां पे मार्केट की स्थितियां उतनी ही खराब हैं जो हम लोग को दिसंबर 2024 में देखने को मिल रही थी। तो शायद ये सही समय नहीं है अपने डीमर्जर के प्लान को एग्जीक्यूट करने का, अगर थोड़ा सा व्यू को हम लोग डाइवर्सिफाइड करके देखने का प्रयास करते हैं। तो इन दैट कंडीशन अगर कंपनी की ओपिनियन भी मेरी भी इस ओपिनियन से मैच करती दिखाई पड़ती है तो मुझे लगता है कि ये डीमर्जर को पोस्टपोन करना एक सही चीज हो सकती है। एनसीएलटी के अप्रूवल से जाहिर सी बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी की हैसियत से शायद ये कहीं ना कहीं कुछ प्रेशराइज कर सकते थे, कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट कर सकते थे कि ताकि कंपनी को एनसीएलटी से जो भी अप्रूवल आने हैं उनको यहां पे जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। लेकिन अगर कंपनी को एनसीएलटी की तरफ से डिले होता दिखाई पड़ रहा है और कंपनी उसको बहुत ही, मैं कह सकता हूं, लीन तरीके से लेते प्रयास कर रही है, तो शायद खुद कंपनी भी अभी नहीं चाहती कि डीमर्जर इतनी जल्दबाजी में कंप्लीट होता हुआ
दिखाई पड़ जाए। तो ये सिक्के का दूसरा पहलू है जो मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जब मार्केट स्मूथ तरीके से चल रही हो, जब मार्केट अच्छी तरीके से अपने ग्रिप के साथ में चलते दिखाई पड़े, या मैं कहूं उछाल के चलते दिखाई पड़े, और ऐसे समय में अगर इस कंपनी के अंदर डीमर्जर होगा तो एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हमको देखने को मिल सकती है, जो शायद अगर आज की डेट में कंपनी डीमर्ज हो जाती तो हमको देखने को नहीं मिल पाती। लेकिन ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इन आधारों पे मुझे लगता है कि शायद डीमर्जर का अभी के लिए कैंसिल होना एक अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन इन सब के बाद में भी मैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए अगर आपसे बात करने की कोशिश करूं तो किसी भी कंपनी का डीमर्जर अगर कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ, कुछ भी उसके ऊपर कोई ऐसी चीज हुई जो फेरबदल होते दिखाई पड़ी, तो उन सब का एक निगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ता है। और वो निगेटिव इंपैक्ट मुझे लगता है कि वेदांता के अंदर भी हमको देखने को मिलेगा। ट्यूसडे यानी कि आने वाले कल में जब बाजार खुलेगा, वेदांता के अंदर मुझे लगता है कि दबाव बनता दिखाई पड़ सकता है। ये दबाव ग्लोबल मार्केट की वजह से भी आएगा, ये दबाव कंपनी को जो जिस प्रकार से डाउ की क्लोजिंग होती दिखाई पड़ी उससे भी दिखाई पड़ेगा। फिर कल वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को कई सारे अपने जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर चर्चाएं करनी है, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि कोई भी देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, वो टैक्स जो उन्होंने नए वाले लेकर के आए हैं उनको उसी प्रकार से लागू करेंगे जैसे वो करना चाहते हैं। उनमें कोई भी यहां पे लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी। तो इन स्थितियों को देखते हुए बाजार के ऊपर और भी प्रेशर बढ़ने की उम्मीद है। मेटल पे भी दबाव बढ़ता दिखाई पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट दबाव तो जरूर से बढ़ता दिखाई पड़ेगा। और इन सब का मुझे लगता है कि वेदांता के ऊपर एक डबल प्रेशर, या मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं एक बूस्टर डोज लेता दिखाई पड़ेगा निगेटिविटी का, क्योंकि कंपनी ने अपने डीमर्जर को भी पोस्टपोन कर दिया है। तो कल मुझे लगता है कि इस कंपनी के प्राइस के अंदर हमको एक भूचाल देखने को मिलने की भी उम्मीदें हैं। हालांकि बाजार है, हमारी उम्मीदों के उल्टा चलना इसका पूरा पूरा काम है, उसका पूरा पूरा हक भी बनता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। लेकिन हाँ, इस चीज को मान के चलिए कि अगर बाजार स्टॉक के अंदर स्टॉक जो आपको लंबे गोते लगाता दिखाई पड़ता है तो ये किसी प्रकार की ऑल ऑफ ए सडन आई हुई घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस रीजंस जरूर से जरूर अवेलेबल हैं। वो टेक्निकली नंबर्स क्या हो सकते हैं, अगर इनके बारे में बात करने की कोशिश की जाए तो देखिए, अभी तो मैं ये कहूंगा कि 450 का नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है, जो स्टॉक को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, जिस प्रकार की घटनाएं होती दिखाई पड़ रही हैं, तो 450 का लेवल यहां पे कुछ भी नहीं है। यहां पे बड़ी तोड़फोड़ भी होती दिखाई पड़ सकती है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक को हम वापस से 432 या 430 के नीचे जाते हुए देख पाएं। ये उम्मीदें भी आप अपने बाजार में लगा के रखिए इस स्टॉक के साथ में। ऐसे समय में आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, इसके लिए सबसे बेस्ट यही तरीका है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चीजों को डिस्कस कीजिए, अपने रिसर्च के आधार पर चीजों को डिस्कस करने का प्रयास कीजिए, और किसी भी वीडियो, किसी भी थर्ड पर्सन की व्यू से अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए, चाहे वो मैं हूं या फिर कोई और हो। लेकिन जो भी पॉइंट आपको रिसर्च स्टडी के लिए मिले उनको अपनी स्टडी का हिस्सा बनाने का प्रयास जरूर से जरूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।